ऑल यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। यार कल को अगर हम किसी छोटे से गांव में जाते हैं और वहां पर लोगों से जाकर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछते हैं, ठीक है, तो वो उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। लेकिन अगर हम अपने क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं और उनसे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पूछते हैं, सपोज हम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेम लेते हैं, बीजेपी या कांग्रेस, तो यार वो झट से पहचान लेंगे। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज को डेमोक्रेसी में मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि यार पॉलिटिकल पार्टीज हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट होती है। तो भाई अब ये पॉलिटिकल पार्टीज है क्या? तो यार बड़ा ही सिंपल सा है। पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप है लोगों का जो एक सेम आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, ठीक है, और फिर वो इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं। और अगर पार्टी जीत जाती है तो फिर वो अपनी सरकार बनाते हैं और अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यार अब पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 लीडर, नंबर 2 एक्टिव मेंबर्स और नंबर 3 फॉलोअर्स। तो यार लीडर, तो जो हमें फ्रंट फेस दिख रहा है ना एक पार्टी का, अगर मैं बीजेपी का नाम लेती हूँ तो सबसे पहले हमारे माइंड में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आते हैं। अगर मैं कांग्रेस का लेती हूँ तो राहुल गांधी आते हैं, राइट। तो जो फ्रंट फेस होता है ना किसी भी पार्टी का, वो उसके लीडर्स होते हैं। तो यार अब पार्टी एक मेंबर से तो बनेगी नहीं, उसमें बहुत से लोग होते हैं। तो जो उस पार्टी के बैक एंड पर काम कर रहे होते हैं ना, वो होते हैं हमारे एक्टिव मेंबर्स। और फिर आते हैं यार फॉलोअर्स, यानी कॉमन सिटीजन्स। तो जिस पार्टी की आइडियोलॉजी हमें इन्फ्लुएंस करती है, हम उसे फेवर करते हैं और अब हम उस पार्टी के फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? पॉइंट नंबर 1, पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन। तो यार सबसे पहला काम तो पॉलिटिकल पार्टीज का यही होता है कि वो अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं और बाद में फिर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। तो यार अब इस कैंडिडेट को चुनने का तरीका अलग अलग होता है डिफरेंट कंट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में जो मेंबर्स और सपोर्टर्स होते हैं एक पार्टी के, वो इलेक्ट करते हैं अपने उस कैंडिडेट को। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में जो टॉप लीडर होता है पॉलिटिकल पार्टी का, वो इलेक्ट करता है कि कौन सा कैंडिडेट हमें इलेक्शन में खड़ा करना है, और उसके बाद वहाँ इलेक्शंस होते हैं। दैट्स इट। पॉइंट नंबर 2, पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो यार अब अगर इलेक्शन में खड़ा होना है तो मुद्दा तो चाहिए ना, मसला तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो अब पार्टीज क्या करती है यार, वो अपना एक मेमोरेंडम लॉन्च करती है, ठीक है, और उसमें उनके सारे पॉलिसीज या प्रोग्राम्स लिखे होते हैं। उसमें वो लिखती हैं कि अगर हम इलेक्ट होते हैं, इलेक्शंस जीतते हैं, तो हम ये चीज़ें करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पार्टी ए कहती है कि अगर मैं जीतती हूँ तो भाई मैं रोड बनवा दूंगी। वहीं पार्टी बी कहती है कि अगर मैं जीतती हूँ तो मैं हॉस्पिटल बनवा दूंगी और रिक्रिएशनल पार्क्स बनवा दूंगी। तो यार अब हमारे पास चॉइसेस इंक्रीज हो जाती है। अगर मुझे चाहिए कि मेरी सिटी में एक रिक्रिएशनल पार्क बने, तो ऑब्वियस सी बात है मैं पार्टी बी को ही वोट डालूंगी ना। तो इस तरीके से वो अपने कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स देते हैं, फिर हमें चॉइसेस मिलती है और जो चॉइस हमें बेस्ट सूट करती है हम जाकर उस पार्टी को वोट डाल देते हैं। पॉइंट नंबर 3, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन लॉ मेकिंग। तो यार अगर पिछली वीडियोस देखी हो तो वहाँ हमने पढ़ा था कि लॉ पार्लियामेंट में बनता है, ठीक है। तो यार सपोज करो जो हमारी रूलिंग पार्टी है, पार्टी ए, वो मेजॉरिटी में बैठी है पार्लियामेंट में, और कल को उसे कोई बिल लेकर आना है। तो यार सबसे पहले वो बिल आती है, ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट में वोटिंग होगी। और यार पार्टी ए बिल लाई है तो ऑब्वियस सी बात है पार्टी ए के सारे लीडर्स उसके फेवर में वोट करेंगे, और क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ वोट्स भी अब वहीं पर पड़ेंगे तो ये बिल पास हो जाएगा और लॉ बन जाएगा। तो यार हम एक बात कह सकते हैं कि इस लॉ को बनाने के पीछे पार्टी ए का हाथ है। तो यार कुछ इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टीज का पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग प्रोसीजर में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। पॉइंट नंबर 4, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। तो यार पार्टी पहले अपने लीडर को इलेक्ट करती है, फिर उन्हें ट्रेन करती है और फिर एट लास्ट उन्हें मिनिस्टर्स बनाकर बैठा देती है सरकार को चलाने के लिए। पॉइंट नंबर 5, रोल ऑफ अपोजिशन। तो यार अब जो पार्टीज हार जाती हैं वो एज अ अपोजिशन का रोल प्ले करती है। तो यार ये एक्चुअली करती क्या है, ये जो रूलिंग पार्टी है उनकी फेलियर्स और उनकी रॉन्ग पॉलिसीज के लिए उनको क्रिटिसाइज करता। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है।
जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो यार एक तरह से ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी का, और ये एज अ चेक एंड बैलेंस का भी काम करता है। पॉइंट नंबर 6, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। तो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, जो भी मेजर इश्यूज होते हैं उनको हाईलाइट करती है। इसके अलावा अगर उन्हें कोई चीज़ ठीक नहीं लगती है, कोई पॉलिसी गलत लगती है, तो वो उसके खिलाफ वॉइस रेज करती है या फिर मूवमेंट भी लॉन्च करती है। और अगर हमें भी वैसा ही लगता है तो हम उन मूवमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो यार इन सब चीज़ों से एक तो हमारा ओपिनियन शेप होता है, प्लस हम कभी कभार इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 7, पार्टीज प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। तो एक सिचुएशन सपोज करके चलते हैं, तो यार मेरे एरिया में जो रोड्स है ना वो बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, प्लस बारिश होने पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो यार अब मैं अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर तक तो जा नहीं सकती हूँ, हाँ, लेकिन मेरे पास एक अथॉरिटी है कि मैं वहाँ के किसी लोकल लीडर या किसी लोकल पार्टी को इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट कर सकती हूँ, राइट। तो यार अब वो पार्टी को मेरी कंप्लेंट का रिस्पॉन्स देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यार एक अकेली मैं ही तो ऐसी नहीं हूँ जिसे उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही होगी। ऑब्वियसली वहाँ के सभी लोगों को उन रोड्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी। तो भाई अब उस पार्टी को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अगर वो रोड्स को ठीक करा देती है तो बहुत सही है, और अगर नहीं कराते हैं तो फिर अगली बार जब इलेक्शन होंगे तो हमारे एरिया में से उस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट मिलेगा ही नहीं। तो बात आती है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों है। यार एक सिचुएशन सपोज करके चलो, मानो कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, तो यार फिर तो हम सब इंडिविजुअली फ्री हैं इलेक्शंस में खड़े होने के लिए, सब लड़ लेंगे फिर तो इलेक्शंस। और क्योंकि हम सबकी सोच भी अलग अलग है, ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाएगा, क्या डिसीजन लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज का एक स्ट्रक्चर है, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन सब एक कॉमन आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। तो यार जब पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती है ना गेम में, तो एक प्रोसेस बन जाता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है, उन्हें इलेक्शंस में खड़ा करती है, उसके बाद फिर हम वोट डालते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं। तो भाई अब मैं ये बात कह सकती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज के होने से गवर्नमेंट को फॉर्म करना और देश को चलाना काफी आसान हो जाता है। तो अब अपना अगला टॉपिक है, हाउ मेनी पार्टीज डू वी नीड। तो इसका सबसे पहला है वन पार्टी सिस्टम। तो भाई जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे वन पार्टी की ही डोमिनेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल चाइना, तो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ही रूल रहता है। तो यार अब इस सिस्टम का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि यहाँ पर डिसीजंस बहुत जल्दी लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये सिस्टम वल्नरेबल है डिक्टेटरशिप को। इसके बाद दूसरा होता है टू पार्टी सिस्टम। तो यार इस सिस्टम में बहुत सी पार्टीज होती हैं, लेकिन पावर कंटिन्यूसली दो ही पार्टीज के बीच में चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में दो ही पार्टी आती जाती रहती है, नंबर 1 इज डेमोक्रेटिक पार्टी एंड नंबर 2 इज रिपब्लिक पार्टी। तो अपना थर्ड है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो यार जैसा कि हमें इंडिया में देखने को मिलता है कि बहुत सारी पार्टीज इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती है और हमारे पास फेयर चॉइसेस होती है। तो राइट नाउ इंडिया में 750 प्लस पार्टीज इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है। तो अब मल्टी पार्टी सिस्टम में हमें कोलिएशन देखने को भी मिलते हैं, इसके साथ साथ हमें अलायंसेस देखने को भी मिलते हैं। तो अगर सिंपली डिफाइन करें तो कुछ पार्टीज साथ में मिलकर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं और ऐसा करने से उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 2004 से 3 फेमस अलायंसेस हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इज एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी का है। नंबर 2 यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कांग्रेस का है। और नंबर 3 लेफ्ट फ्रंट। तो अगर किसी कंट्री में फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है तो वहां मेनली 2 तरह की पार्टीज होती है। नंबर 1 इज स्टेट पार्टी। तो अगर किसी भी पार्टी के पास लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% वोट हो और 2 सीट्स हो तो वो वहां की रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी बन जाती है। नंबर 2 इज नेशनल पार्टी। तो अगर किसी भी पार्टी के पास लोकसभा में 6% वोट हो और 4 सीट हो तो वो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी बन जाती है। और 2006 के अकॉर्डिंग हमारे पास अभी फिलहाल 6 नेशनल पार्टीज हैं
तो अब एक बार इनको भी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये 1885 में A.O. ह्यूम्स ने बनाई थी और ये मेनली सेकुलरिज्म को सपोर्ट करती थी। सेकंड, नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो कुछ लोग अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में से स्प्लिट हो जाते हैं और अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं 1999 में, नेशनल कांग्रेस पार्टी, और अभी ये सपोर्ट करने लगते हैं डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म को। थर्ड है हमारी भारतीय जनता पार्टी। तो ये 1980 में बनी थी और इसकी आइडियोलॉजी मेनली हिंदुत्व को फेवर करती है। नंबर 4, CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये बनाई गई थी 1925 में और ये बिलीव करते थे मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में। नंबर 5, CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और M बोले तो मार्क्सिस्ट। तो अब कुछ लोग 1964 में CPI से स्प्लिट हो जाते हैं और अपनी एक नई पार्टी बना लेते हैं CPIM। तो लास्ट है हमारी बहुजन समाज पार्टी, जो 1984 में बनाई गई थी काशीराम की लीडरशिप के अंडर, और ये रिप्रेजेंट करती है दलित्स को और रिलीजियस माइनॉरिटीज को। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉइंट नंबर 1, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी। तो जो ज़्यादातर पार्टीज होती है ना, उनमें ना तो रेगुलर रजिस्टर्स मेंटेन करके रखे जाते हैं, ना मीटिंग्स होती है। तो यार एक्चुअली होता क्या है ना, पार्टीज में ज़्यादातर जो बातें होती है वो बड़े लीडर्स या मिनिस्टर्स तक ही रह जाती है। ऑर्डिनरी मेंबर्स के पास कोई वैलिड इन्फो नहीं होती है। तो पार्टीज में ट्रांसपेरेंसी की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। पॉइंट नंबर 2, डायनेस्टिक सक्सेशन। तो इसका सीधा सा मतलब है भाई भतीजावाद। तो जो टॉप लीडर्स होते हैं या बड़े मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने फैमिली मेंबर्स को फेवर करते हैं, उन्हें उनकी मनचाही पोजीशन प्लस उन्हें टिकट दे देते हैं। पॉइंट नंबर 3, मनी एंड मसल पावर। तो भाई कुछ भी कह लो, पैसा सबसे ऊपर बोलता है। तो अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो इन पार्टी पॉलिसीज को अपने लिए फेवरेबल रखने के लिए उन्हें भर भर कर पैसा देती है, और इवन कई बार पार्टीज क्रिमिनल्स को भी यूज करती है इलेक्शंस में जीतने के लिए। पॉइंट नंबर 4, पार्टीज डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस। तो यार अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आजकल ज्यादातर पार्टीज की आइडियोलॉजी सेम ही होती है, ठीक है। मेन जो गोल होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर ही होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, ब्रिटेन की जो लेबर पार्टी है और दूसरी जो कंजर्वेटिव पार्टी है, इन दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल सेम है, डिफरेंस है इनकी इंप्लीमेंटेशन पॉलिसीज में। तो यार मैं ये बात बोल सकती हूँ कि कोई भी जीते फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर आइडियोलॉजी सेम है तो काम एक ही डायरेक्शन में होगा। तो ये थे हमारे 4 मेजर चैलेंजेस जो मेनली सभी पार्टीज में देखने को मिलते हैं। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। तो यार एक टर्म होती है डिफेक्शन। सपोज आज मैं पार्टी ए से टिकट लेती हूँ और इलेक्शंस में जीत जाती हूँ, और फिर कुछ टाइम बाद मैं पार्टी बी को ज्वाइन कर लेती हूँ। तो मैंने किया क्या, मैंने पहले पार्टी ए के सिंबल से इलेक्शन जीता और उसके बाद मैंने अपने दल को बदल लिया। तो यही होता है डिफेक्शन या फिर दल बदल। तो होने क्या लगा था, जो लीडर्स थे ना वो बहुत लार्ज स्केल पर डिफेक्शन को प्रैक्टिस करने लगे थे। वो हर थोड़े टाइम बाद अपनी पार्टीज को चेंज करने लग जाते थे। तो इससे है ना जो गवर्नमेंट है वो इनस्टेबल हो जाती है। और अब इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ बनाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। और अगर लीडर्स बार बार डिफेक्शन करते हैं तो इस लॉ के अंडर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते थे। पॉइंट नंबर 2, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। तो अब से जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसे अपना एक एफिडेविट देना होगा, और उसमें उसकी सारी डिटेल्स होगी, जैसे उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किन किन सोर्सेज से वो इनकम जनरेट करता है, कितने क्रिमिनल केसेस है, एवरीथिंग। पॉइंट नंबर 3, तो यार अब इलेक्शन कमीशन है ना कंपल्शन कर देता है कि एक तो पार्टीज को रेगुलरली अपनी मीटिंग्स करानी पड़ेगी, प्लस उन्हें रेगुलर बेसिस पर अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना होगा। लेकिन यार अगर देखा जाए तो आज भी इंडिया में इन सब रिफॉर्म्स को एज अ फॉर्मेलिटी ही ट्रीट किया जाता है। तो अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक यानी सजेशंस पर। तो भाई सबसे पहला सजेशन तो यही हो सकता है कि एक लॉ बनाया जाना चाहिए ताकि पार्टीज में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रह सके, ठीक है। वो अपने मेंबरशिप के रजिस्टर्स मेंटेन करके रख सकती है। इसके अलावा जो बड़ी पोस्ट हैं उनके ओपन इलेक्शंस करा सकती है। और इसके अलावा एक और हो सकता है कि पार्टी में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जा सके। पॉइंट नंबर 2, पार्टी में एटलीस्ट 1/3 टिकट्स वुमेन कैंडिडेट्स को भी देनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3,
तो यार अब गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए इन पॉलिटिकल पार्टीज को, ताकि ये अपने इलेक्शन के एक्सपेंसेस को मैनेज कर सके। तो यार अब इसी सब के साथ हमने एक और चैप्टर को फिनिश कर दिया है। तो अब एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं हमने जो कुछ भी इस चैप्टर में पढ़ा। तो हमने शुरुआत की पॉलिटिकल पार्टी से। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी से ग्रुप होता है लोगों का जो एक सेम आइडियोलॉजी को फॉलो करता है और फिर वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन सब से हम ये जान चुके हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत ही मेजर रोल होता है। फिर उसके बाद हमने वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम को पढ़ा। फिर हमने कुछ क्राइटेरियाज देखे कि किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है स्टेट और नेशनल पार्टीज को। देन हमने पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो 4 मेजर चैलेंजेस होते हैं उनको पढ़ा। उसके बाद कुछ रिफॉर्म्स देखे और एट लास्ट हमने अपने कुछ सजेशंस दिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। See you in next.